तो गाइस आपका डीटी का पेपर फाइनली हो चुका है, ठीक है? पेपर सिंपल आया था, कोई इश्यू वाला नहीं था। किसी के लिए मुश्किल हो सकता है, किसी के लिए टेक्निकल हो सकता है। सर ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? सर एमसीक्यू का सॉल्यूशन बताने के लिए। सर इट इज़ नेसेसिटी, ज़रूरत थी इसलिए बनाऊँ, अदरवाइज़ आई वाज़ नॉट रिक्वायर्ड टू डू सो। बट सर समबडी मैंने अपना लाइक टारगेट दिया था पिछले वीडियो में, आपने 150 लाइक्स अचीव करवा दी आधे घंटे के अंदर। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड इस वीडियो पे भी लाइक टारगेट रखते हैं सर 100 लाइक्स का, बढ़िया से आप इसको भी अचीव करवा दो। सर, एमसीक्यू का वीडियो आपको तब तक नहीं देखना जब तक आपके सारे पेपर नहीं खत्म हो जाते, ठीक है? जब तक सारे पेपर नहीं खत्म हो जाते तब तक एमसीक्यू का वीडियो मत देखना, बता रहा हूँ। आई एम फोर्स्ड टू कम अप विद वीडियो, लेकिन आप फोर्स नहीं हो देखने के लिए, ठीक है? तो इसको मत देखना जब तक आपका पेपर खत्म नहीं होते। लेकिन फिर भी कीड़ा है, आपको लग रहा है जानना है सर कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो एक बार फिर भी एनालाइज़ कर सकते हो सर। देखो सर, एक बात ध्यान देना सर, एमसीक्यू हर पेपर में आगे-पीछे रहते हैं। सर मेरे में केस स्टडी 1 हो सकती है, तो वही आपके में 3 हो सकती है। किसी के लिए 3 है, तो दूसरे के लिए 1 हो सकती है, आगे-पीछे हो सकता है। सर पहले वाला केस स्टडी वो वाला बता रहा हूँ, जिसमें सर शिव कुमार अग्रवाल वाला पॉइंट था। सर शिव कुमार अग्रवाल वाला पॉइंट था, सर वाइफ से इनकम आ रही थी। वाइफ से इनकम आती है सर, क्लबिंग प्रोविजन लगते हैं। देखो, अगर वाइफ के पास रेंटल रिसीव हो रही है, हमारी प्रॉपर्टी थी 6 लाख का रेंटल रिसीव हो रहा है, हमारे हाथ में क्लब होगा सर 420 इनकम हमारे हाथ में क्लब होगा। सर हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाना चाहिए। प्लस जो मैंने अगर डिवेंचर्स फ्री में दे रखे हैं, डिवेंचर्स मेरे हाथ में क्लब होंगे सर, उसका इंटरेस्ट, तो भैया इसका आंसर नंबर 1 बन जाता है 420 अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, और 1 लाख रुपए आईएफओ, इसमें सर इतना बच जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? सर अगर कभी भी, दूसरे क्वेश्चन में क्या वाला पॉइंट था सर, अगर कभी भी आप प्रॉपर्टी खरीद, अगर आपको कभी भी जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में कुछ मिलता है, तो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में टीडीएस सामने वाला काटेगा। सर टीडीएस सामने वाला तब काटता है, सिर्फ और सिर्फ तब काटता है जब वो कैश कंपोनेंट पे करता है, कभी भी बिल्डिंग कंपोनेंट टीडीएस नहीं काटता। तो 30 लाख रुपीज कैश कंपोनेंट था, उसका सर 10% 33 लाख रुपीज आ जाता है आपका सर टीडीएस कंपोनेंट। तो आंसर नंबर ए बन जाता है सर, 3 लाख रुपए का आपका टीडीएस कटेगा। सर उसके अलावा कैपिटल गेन कितना आएगा शिव कुमार के हाथ में? देखो मैं आपको सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ सिंपली। सर 5 लाख की सेल है, सर 7 लाख 10 710 रुपीज की आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, 400 से मल्टीप्लाई करोगे सर 284 की आपकी सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। 2,60,000 रुपीज का आपका कैपिटल गेन आना चाहिए सर, 112 ए वाला आंसर नंबर इसका बन जाएगा ए सर, ठीक है। उसके अलावा सर, इसके अलावा एक और चीज कह रहा है सर, अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की बात कर रहे हैं सर। शिव अग्रवाल क्या अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है? हमने पढ़ा हुआ है सर, शिव कुमार को प्रोसीडिंग चालू हो चुकी ब्लैक मनी लॉ में। सर कभी भी अगर ब्लैक मनी लॉ में आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चालू हो जाती है और वो आपको इंटीमेट हो जाता है, आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हो। सर आंसर नंबर सी बन जाएगा, शिव कुमार इज नॉट एलिजिबल टू फाइल अपडेटेड रिटर्न। सर क्वेश्चन नंबर 4 से 4 क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करो सर, 5 की बात करो, देखो 5 क्वेश्चन में पहली बात क्या है सर, आपने जबरदस्ती 5 लाख रुपए की बोगस एक्सपेंसेस डाल दिए। सर कभी भी अगर बोगस एक्सपेंसेस डालते हो ना, तो भैया 271 डबल ए डी में आपके ऊपर सर पेनल्टी लगती है 100% की। जितना सर वायोलेशन करोगे सर, उसकी 100% पेनल्टी लगती है सर। यहाँ पे इनकम की वायोलेशन की पेनल्टी लगती है, जितना वायोलेशन करोगे उतनी पेनल्टी लगती है। कोई मिस रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग यहाँ पे फिलहाल नहीं लगती, पहले हमेशा वायोलेशन की पेनल्टी लगती है 270 डबल एडी में। तो 5 लाख रुपए की पेनल्टी आपके ऊपर आएगी सर, 5 लाख की आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी जितना आपने वायोलेशन कर रखा है। सर आपने जबरदस्ती बोगस एक्सपेंसेस डाले, इसको टैक्स प्लानिंग बोलो, इवेजन बोलो, मैनेजमेंट बोलो, अवॉइडेंस बोलो, सर सीधे सीधे प्लानिंग नहीं है, इवेजन नहीं है, पूरी की पूरी चोरी है। सर अगर 10 लाख रुपए कभी भी आपके इंटीमेशन में ऐड किए जाते हैं, सर कभी भी इंटीमेशन के टाइम पे मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के ये चीज बता रखी है सर, जो मैंने एमसीक्यू वन लाइनर बताए थे ना, आपकी रेगुलर इनकम, रेगुलर डिक्लेयर्ड इनकम में अगर कोई एडिशन होता है एट द टाइम ऑफ इंटीमेशन, इंटीमेशन के टाइम पे कोई भी एडिशन होता है ना सर, उसमें कोई पेनल्टी लगती है, हमेशा आंसर जीरो आने वाला है सर, इसका जीरो आंसर आने वाला है। सर ठीक है, अपने को समझ में आ गया, कभी भी इंटीमेशन में पेनल्टी नहीं लगती है, अपने को इनकम ऐड होती है। सर बिजनेस जैसा क्वेश्चन अपने को रीड करना ही नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे, वो अपने को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सर कभी भी अगर इनकम, अपने अगर बिजनेस टैक्स को अगर इंटरेस्ट इनकम मिल रही है और इंटरेस्ट इनकम यूनिट होल्डर को बांट रहा है, तो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबिलिटी आती है सर, रेसिडेंट के हाथ में सर स्लैब रेट टैक्सेबल आती है, टीडीएस होता है 10%, नॉन रेसिडेंट के हाथ में सर 5% से टैक्स आती है, 5% टीडीएस रेट रहता है, प्लस इसमें एजुकेशन टैक्स भी जोड़ना होता है। सर आंसर नंबर ऐसे आना चाहिए, आंसर नंबर सी अपना प्रॉपर सेट हो रहा है, 10% टीडीएस इन द हैंड्स ऑफ रेसिडेंट एंड 5% इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट। आइडियली सर ये भी गलत है, 5.2 होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कर रखा, तो आंसर नंबर सी बन जाएगा सर, 10% फॉर द रेसिडेंट एंड सर 5% इन द हैंड्स ऑफ द नॉन रेसिडेंट। सर बिजनेस के हाथ में 5 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। सर अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे, आपको डेट ऑफ सेल मिल जाएगी। सर डेट ऑफ सेल आपको मिलेगी कब की सर, 1 अगस्त 2024 की सर, यानी 23 जुलाई के बाद सेल हो रहा है, यानी सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 11 ए वाला सर 20% टैक्सेबल होगा, 20% से बिजनेस के हाथ में टैक्स लगने वाला है सर, ठीक है। पूछ कह रहा है सर बिजनेस के हाथ पूछ रहा है, ऐसा नहीं यूनिट होल्डर के हाथ में पूछ लिया हो, बिजनेस के हाथ में पूछ रहा है भैया, 20% टैक्स लग जाएगा, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। सर डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होगा? सर अगर कभी बिजनेस जस्ट डिविडेंड बांट रही है तो क्या होगा सर, इसके लिए डिपेंडेंट क्या होता है सर, एसपीवी किस रेट से टैक्स भर रही है? एसपीवी सर क्वेश्चन में कह रहा है 115 बीडबलए में टैक्स भर रही है, तो भैया इस केस में यूनिट होल्डर के हाथ में क्या टैक्स लगेगा? सर रेसिडेंट यूनिट होल्डर के हाथ में स्लैब रेट टैक्स लगता है और 10% टीडीएस, और सर नॉन रेसिडेंट के हाथ में सर 10% टैक्स लगता है और 10% टीडीएस लगता है। सर ये बात अपने को समझ में आती है कि यस सर, समझ में आ जाती है सर, लेकिन आंसर में आपसे टैक्स रेट पूछ ही रहा, बोला बिजनेस के हाथ में एग्जाम्प्ट होगा, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, तो आंसर नंबर बी हमारा बन जाता है। सर
बस ये जो बिजनेस ट्रस्ट है ना, इसने बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू कर रखे हैं, और ये रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड सर आईएफएससी के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो भैया इन आरडीपी पे अगर कभी भी आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो भैया इस पे 9% टीडीएस रेट का मिलता है बेनिफिट। और सर आप पेमेंट कब सर, या आप बॉन्ड इशू कब कर रखे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट सर। बॉन्ड आई गेस इन्होंने बाद में इशू कर रखे हैं सर, 30 जून 2023 के बाद इशू कर रखे हैं। तो आइडियली सर इस पे 9% जाना चाहिए सर, 9% वाला आंसर बनेगा। और सर यहाँ पे एक मिस्टर जॉन के बारे में बात किया गया। सर जॉन कौन है? रेसिडेंट पर्सन नहीं, नॉन रेसिडेंट है। जॉन के बारे में देखोगे आप, अगर नंबर ऑफ डेज इन इंडिया निकालोगे ना, बहुत कम दिन के लिए इंडिया आया था, लेस देन 180 डेज, लेस देन 365 डेज के लिए इंडिया आया हुआ था। तो भैया इस केस में सीधे सीधे नॉन रेसिडेंट बन जाएगा सर। बाय डिफॉल्ट आप उसको देखोगे नॉन रेसिडेंट वाला इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सर क्वेश्चन नंबर 13 सर, क्रूज शिपिंग कंपनी के लिए कहता है, अगर कोई भी ऐसी क्रूज शिपिंग कंपनी जो कि इंडिया के 2 पोर्ट्स कवर कर रही है, ये कहता है मुंबई पोर्ट भी कवर करी, गोवा पोर्ट भी कवर करी, लक्षद्वीप भी कवर करी, सर 3 पोर्ट्स कवर करी इंडिया के, यानी सर ये क्रूज शिपिंग कंपनी एलिजिबल क्रूज शिपिंग कंपनी है। सर सारे बेनिफिट ले तो भैया इसको 20% का बेनिफिट मिल जाएगा। जितनी भी रिसीट्स है उसका 20% इसको भरने का ऑप्शन मिल जाता है सर। अपने पास 7.5 5 10 हटा दो, 20% अपने को ऑप्शन मिल जाएगा। सर इसके अलावा कहता है सर, देखो मैं एक फॉरेन कंपनी से सामान खरीद रहा हूँ, मैं अपने एसोसिएट सामान खरीद रहा हूँ और एक थर्ड पर्सन को सामान बेच रहा हूँ। एक एसोसिएट से खरीद के सर एक अनरिलेटेड पार्टी को बेच रहा हूँ, और सर इसमें कोई वैल्यू एडिशन मैं कर ही नहीं रहा। वैल्यू एडिशन कर रहा होता तो बात अलग है, वैल्यू एडिशन कर ही नहीं रहा। तो भैया इस केस में ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे निकालते हैं? बड़ा सिंपल सा मेथड है सर, रीसेल प्राइस मेथड से निकाला जाता है। यहाँ पे रीसेल प्राइस मेथड ऑप्शन नंबर सी लग जाता है सर, सी लग जाता है। यहाँ पे कोई अनकंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस नहीं लगता। सर लास्ट में कहता है, सर लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था। यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो जेडेक्स एक फॉरेन कंपनी है सर, ये 26% होल्ड करती है सर इंडिया की जेडेक्स में, 26% होल्ड करती है, प्लस 100% होल्ड करती है एक्सजेड में। तो भैया ये दोनों आपस में एसोसिएट बनेंगे ही बनेंगे, ये दोनों एसोसिएट बनेंगे ही बनेंगे। प्लस जेडेक्स सर 25 करोड़ की रॉयल्टी का पेमेंट, मतलब जो इंडिया वाली कंपनी है ना 25 करोड़ रॉयल्टी का पेमेंट करती है सर, और इस रॉयल्टी के कारण सर इसका पूरा बिजनेस डिपेंडेंट है। तो भैया ये दोनों ही एंटिटी एसोसिएट बन जाती है। ऑल इन ऑल आपका आंसर ऐसा बनेगा कि दोनों एसोसिएट है आपकी। तो भैया इतना आपका एमसीक्यू का सोल्यूशन था, 6 मिनट में सारे एमसीक्यू सॉल्व करवा दी। बढ़िया आपने पेपर में भले थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लिया होगा, इट इज वर्थ गिविंग, बट सर इतने में आपका काम हो जाएगा। सर अगर आपको सजेशन है, कोई पॉइंट आता है जरूर बताना। अगर मेरा काम पसंद आता है भैया, वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सर वीडियो को हाइप करना, एंड अपने जूनियर्स को जरूर जरूर रिकमेंड करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, एंड सर फोकस ऑन आईटीटी।